So hey guys, in this chapter basically motivation, there are four types of theories, that is content theory, process theory, reinforcement theory and behavioral theory. So we will be learning about them one by one. So let's get started. Basically content theory is related with the needs of the individual, right? It is related with the it relates with the question what motivates the employees. See, so what motivates the employees is need. So basically content theory is also known as need theories. Okay, so it's related with what aspect, and it depends upon the individual's need. Now in content theory there are four types of theories, that is Maslow theory, Herzberg theory, McClelland theory and Elderford's ERG theory. So one by one let's get started. First one is Maslow's hierarchy of needs. So Maslow basically मैस्लो ने एक मॉडल बनाया, ठीक है, एंड उसने ये बताया कि जो नीड्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी पे वो पहुंच जाती है, मतलब एक ख़त्म होती है दूसरी नीड आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है. सो इट्स नेवर एंड. So it's there is no end of the needs. So once a lower level need of an individual is met, he moves towards the next level. So needs is never ending. So basically what are the different types of needs? Let's get started. So basically first one is physical needs or physiological needs, you can say. So these needs are related with the essential requirements or basic needs of the individual. Then safety needs is concerned with the basically safety, right, and safe and secured environment. And then social needs or belongingness needs. So social or belongingness needs is related with the love, affection and interaction with the people. Okay, so these needs are also known as affiliation needs. Okay, so social or belongingness needs is basically for emotions you can say. Okay, then esteem needs में दो टाइप्स की esteem होती है, बेसिकली सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी. So these needs are basically includes elements such as respect, dignity, appreciation from others, है ना. तो these needs are concerned with that. Then our last type of needs is self actualization needs. So self actualization needs are those needs so that the individual reaches his own पोटेंशियल. ओके, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो खुद की पूरी पोटेंशियल से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ठीक है, तो इट्स द परस्यूट ऑफ रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल एज अ पर्सन. सो इट मीन्स टू अचीव what one's aims or aspires. Okay, now Herzberg's two factor theory. हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में हमारे पास में दो फैक्टर निकल के आए, जो कि है हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स. हाइजीन फैक्टर आउटसाइड फैक्टर होता है, वाइल मोटिवेटर्स इंटरनल फैक्टर है. हाइजीन फैक्टर क्या होता है कि इनका होना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो ये डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. जैसे जॉब सिक्योरिटी आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो इससे आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा. मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी आपके पास में तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अब मैं कभी भी अनएम्प्लॉय हो सकता हूँ. ठीक है, तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स मीन्स इनका होना सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन अगर ये नहीं भी हो तो ये डिससेटिस्फैक्शन नहीं देगा आपको. जैसे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सेटिस्फैक्शन आपको देगी, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं डाली जाए तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने का काम करती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैकक्लेलैंड अचीवमेंट मॉडल. तो मैकक्लेलैंड अचीवमेंट मॉडल में क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर जो है इन्होंने नीड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर. सो एक एक करके हम इसको भी पढ़ते हैं. नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब है कि अर्ज टू अचीव यानी कुछ बेसिकली कुछ उनका जो गोल है उसको अचीव करना. ठीक है,
ये जो है ये मॉडरेट रिस्क प्रेफर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स इनको सही लगते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब होता है दे वांटेड टू बी लाइक बाय अदर्स बट आर नॉट रिजिड एंड दे गो अलॉन्ग विथ वट एवर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स वांट टू डू एंड दे फेवर्स द कोलैबोरेशन ओवर द कॉम्पिटिशन। सो इन लोगों को क्या है, ये लोग अपनी नहीं चलाते हैं, ये लोग है ना दूसरों की सुनते हैं, ठीक है। ये लोग यही काम करते हैं जो दूसरा कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी से लड़ाई झड़ाई नहीं करते, जो दूसरा करना है उसको करने दो, और ये कुछ भी उनको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कोलैबोरेशन फेवर करते हैं वाइल दी कंपटीशन, कंपटीशन इन लोगों को नहीं चाहिए होता है, ठीक है। फिर नीड फॉर पावर आता है। सो नीड फॉर पावर क्या होता है? नीड फॉर पावर होता है डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस दी अदर्स, ठीक है, मतलब डिज़ायर टू हैव द इम्पैक्ट ऑन अदर्स, मतलब किसी पे कंट्रोल करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। अब देखो यहाँ पे दो टाइप्स की पावर होती है, एक होती है पर्सनल पावर, एक होती है इंस्टीट्यूशनल पावर। सो जो पर्सनल पावर होती है ना, है ना, ये अनडिजायरेबल कंसिडर होती है, वाइल इंस्टीट्यूशनल पावर जो होती है वो गुड होती है, मतलब अच्छी होती है। इंस्टीट्यूशनल पावर का मतलब क्या होता है कि वो मैनेज करता है एफर्ट्स ऑफ द अदर्स सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अचीव्ड। वाइल जो पर्सनल पावर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो उनके दूसरों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, दूसरों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एल्डफर्स की ईआरजी थ्योरी। तो एल्डफर्स की ईआरजी थ्योरी जो है, इसके अंदर हमारे पास में तीन सजेस्टेड बेसिकली जो मैस्लो की 5 नीड्स थी उसको एल्डफर ने 3 नीड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एल्डफर की 2 नीड्स जो फिजिकल और जो सेफ्टी नीड थी वो आके एग्जिस्टेंस में मिल गई, जो आपकी सोशल नीड्स थी वो आपकी रिलेटेडनेस में मिल गई, एंड जो ग्रोथ थी उस जो दो वो नीड्स थी एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो आपकी आके ग्रोथ में मिल गई, ठीक है। तो ये एल्डफर की जो नीड है ये बेसिकली मैस्लो का ही कॉम्पैक्ट वे है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि देयर शुड बी नो सीक्वेंस ऑफ नीड्स, ठीक है ना, कोई भी डिज़ायर कभी भी आ सकती है, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी डिज़ायर आ सकती है। वाइल मैस्लो ने ये बोला था कि एक एक नीड ख़त्म होती जाएगी तो एक एक दूसरी नीड आती जाएगी, तो उन्होंने एक ऑर्डर बताया था। अब हम बात करते हैं प्रोसेस थ्योरी के बारे में। प्रोसेस थ्योरी क्या करती है? प्रोसेस थ्योरी बताती है, एनालाइज करती है कि हाउ द बिहेवियर इज़ टू बी एनर्जाइज्ड, ये हाउ पार्ट को एनालाइज करती है। नीड जो कंटेंट थ्योरी थी वो व्हाट पार्ट को एनालाइज करती थी। अब प्रोसेस थ्योरी में आपके पास में कितनी टाइप्स की थ्योरीज है? 2 टाइप की, पहली एक्सपेक्टेंसी, दूसरी इक्विटी। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करती है व्हाई द पर्सन चूजेस द वन बिहेवियर ओवर द अनदर, ठीक है। तो ये जो है व्रूम ने डेवलप करी थी, ठीक है, एंड इसने जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ने जो हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी थी उसको अपोज किया था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ने क्या बोला कि एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं व्हेन दे बिलीव दैट देयर एफर्ट्स विल बी रिजल्टिंग इन द रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय तब मोटिवेट होते हैं जब उनके एफर्ट्स का उनको रिवॉर्ड मिले। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में यहाँ पे 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, ठीक है, अच्छे एफर्ट्स करोगे, बेटर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन दी बेटर परफॉर्मेंस। तो जितने ज़्यादा एफर्ट्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जितनी अच्छी परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा आउटकम, ठीक है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा आउटकम, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वैलेंस। वैलेंस क्या होता है? वैलेंस एक इम्पॉर्टेंस होती है जो कि एक इंडिविजुअल रखता है कि मेरे को हाँ इतना तो मिल ही जाएगा आउटकम के ऊपर, कि इट्स एन इम्पॉर्टेंस एसोसिएटेड बाय द इंडिविजुअल दैट इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम कितना आएगा उस पर इंडिविजुअल जो है वो एक्सपेक्टेशन रखता है, हालांकि वो एक्चुअल नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है। अब इक्विटी थ्योरी, जो इक्विटी थ्योरी है वो दी थी जे.एस. एडम्स ने, ठीक है। और इनकी थ्योरी के पीछे जो असम्पशन था वो ये था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लाइक जस्टिस, बैलेंस एंड फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट बाय द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू
बी ट्रीटेड इक्वली एट वर्क, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती थी? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये बोलती थी कि एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेट होते हैं जब उनको अच्छा आउटकम मिलता है। ये यही बोलती है कि एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेट होते हैं जब उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो देखो ये जो डायग्राम है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, योर आउटपुट योर आउटकम अपॉन योर इनपुट इज इक्वल टू अदर आउटकम अपॉन अदर इनपुट। तो जितना आपने इनपुट रखा, मान लो आपने इनपुट रखा 10 यूनिट, आपका आउटकम मिला 100 यूनिट, ठीक है। इन्होंने इनपुट रखा 5 यूनिट, इसको भी आउटकम मिल गया 100 यूनिट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो जितने इनपुट इन्होंने रखे उसका आउटकम 10 टाइम्स मिला इन्हें, तो मान लो इन्होंने 5 यूनिट इनपुट रखे तो इनको 50 यूनिट का आउटकम मिलना चाहिए था। अब थर्ड टाइप की थ्योरी आती है जो कि है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या होती है? इट्स द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर बाय कंट्रोलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। मतलब कि अगर कोई एक्टिविटी है जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसको वो फ्यूचर में रिपीट करेंगे। वाइल किसी एक्टिविटी का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो उसको बेसिकली दोबारा से मिस्टेक वो नहीं करने वाले। तो ये जो थ्योरी थी इस अप्रोच को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट थ्योरी आती है बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी के भी कुछ पार्ट्स थे, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड। तो इसको भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो बिहेवियरल थ्योरी ने क्या बताया था कि हाउ पर्सन रिएक्ट टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो थ्योरी एक्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉय है उसका बेसिकली आप कह सकते हो लेज़ी मैनर में इसको एक्सप्रेस किया गया है। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो कुछ नहीं करना चाहते, वो एम्प्लॉयज़ जो है ह्यूमन बीइंग इज़ लेज़ी, लैक एम्बिशन, डोंट वांट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट क्रिएटिव, ठीक है। दे नीड टू बी डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट नहीं करेंगे तो वो उल्टा सीधा काम कर देंगे। वाइल थ्योरी वाई में एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताया गया है, ठीक है ना। ये कहती है कि जो पीपल है इन दिस, यानी ह्यूमंस आर नॉट लेजी, दे आर नॉट अनरिलायबल, इट्स द पॉजिटिव व्यू ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। दे वॉन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दे टेंड टू सीक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे आर एम्बिशियस, they are creative, they have imagination power, they are self-controlled and direct themselves, and they doesn't dislike the work. एंड बेसिकली जो थ्योरी वाई है वो ज़्यादा रियल है देन थ्योरी एक्स। सो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ जो कि है थ्योरी जेड की तरफ, जो कि आउची की थ्योरी जेड। आउची की थ्योरी जेड जो है वो मिक्सचर है किसका? थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का। ज़्यादा फोकस करता है थ्योरी वाई की तरफ में, क्योंकि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और जॉब सिक्योरिटी पे ये ज़्यादा फोकस करता है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो फ्यूचर्स है इसके वो है ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओपननेस, यानी ट्रस्ट होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर लीडर का रोल जो है इट शुड बी टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ए सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉयज शुड बी गिवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है लेकिन फिर भी इसको फिलॉसफी ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया गया है, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या है? सबसे पहले इंसेंटिव है। तो इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव मतलब पैसा होता है, ठीक है। पैसा मान लो, ठीक है। इंसेंटिव भी दो तरह के होते हैं, एक तो पैसे की तरफ है और एक आपकी रिस्पेक्ट की तरफ है, जो कि आपकी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होती है जो कि कंसर्न विद मनी होती है, ठीक है। इंसेंटिव होता क्या है? इट्स समथिंग दैट स्टिमुलेट्स और फोर्सेस और पुशेस द पर्सन टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स अचीविंग सम गोल्स। ओके, सो बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स की तरफ, तो देखते हैं। तो ये देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स है पे एंड अलाउंसेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स, स्टॉक ऑप्शंस। तो पे एंड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? पे यानी बेसिक पे, ठीक है, और अलाउंसेस यानी बेनिफिट्स अदर दैन दी बेसिक सैलरी, ठीक है ना, बेनिफिट्स अदर दैन दी बेसिक सैलरी, ओके।
बोनस क्या होता है? बोनस बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, एंड मिनिमम बोनस लिमिट जो है वो 8.33% है सैलरी की या वेज की, अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, तो बोनस आपको पता ही होगा क्या होता है। बोनस एम्प्लॉयज़ को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर कुछ पार्ट प्रॉफिट का, वो कंपनी के प्रॉफिट का एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। कमीशन क्या होता है? कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मतलब बेसिकली सैलरी या वेजेस। ठीक है, और स्टॉक ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑप्शंस का मतलब होता है कि कंपनी है ना, कई बार शेयर ऑफर कर देती है प्रॉफिट की जगह में, प्रॉफिट देने की जगह में कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफर कर देती है फ्री में या फिर डिस्काउंट रेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहला आया आपका स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है रैंक आपकी सोसाइटी के अंदर। प्रेज का मतलब होता है अप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रुप इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? ग्रुप इंसेंटिव का मतलब होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव देन द इंडिविजुअल इंसेंटिव्स टू मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। ठीक है, तो ग्रुप इंसेंटिव जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन इंसेंटिव्स टू द मोटिवेट द एम्प्लॉय। ठीक है, बेसिकली किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रुप इंसेंटिव करता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो इसका मतलब होता है कि जो वर्कर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वो उसको वर्कर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। एंड देन आपका आता है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सजेशन सिस्टम। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है। एंड सजेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? सजेशन सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ कैश अवार्ड्स दिए जाए यूज़फुल सजेशंस के लिए, जो कि कंपनी के काम आए। ठीक है, उसके लिए कुछ कैश अवार्ड्स मेंशन किए जाए। अब जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट का मतलब आता है। तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि किसी टास्क में, किसी जॉब के अंदर ऐड ऑन करना चीज़ें, यानी वर्टिकल लोडिंग करना। वाइल जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? एनहेंस करना। ठीक है, तो अभी आप लोग समझोगे कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो देखना। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है एडिंग द कंटेंट्स टू द जॉब लीडिंग टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंज इन इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने। इसका मतलब होता है वर्टिकल लोडिंग ऑफ द जॉब। ठीक है, और जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है बाय विद द जॉब इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क। इसके अंदर जॉब के टास्क इंक्रीज करे जाते हैं पर सेम लेवल पे। इस पे सेम लेवल पे नहीं होता है, समझ रहे हो? इसमें आपका प्रमोशन होता है एक तरह से, इसमें आपका सेम लेवल पे आपके पास में टास्क इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। एडवांटेजेस क्या है जॉब एनलार्जमेंट की? वैरायटी ऑफ टास्क दिए जाते हैं, वर्कर पेस कंट्रोल, मीनिंगफुल फीडबैक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन के लिए लिख रखा है। तो डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीजेज द वर्क बर्डन, इंक्रीजेज द फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉब्लम विद द यूनियन मेंबर्स। ठीक है, अब एक लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास में डिफरेंस बचता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वाइल इंस्पिरेशन जो है वो इंटरनल है, अंदर से आता है। मोटिवेशन कोई और करता है। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो कोई और आपको ऑफर करता है, मीन्स बेसिकली, सॉरी, हाँ, सो मोटिवेशन का जो एनकरेजमेंट है वो कोई और देता है। ठीक है, आपको कोई और बंदा आएगा वो मोटिवेट करेगा, वाइल जो इंस्पिरेशन है वो खुद के अंदर से आता है। ठीक है, और फिर मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट लिव फिनोमेना है, आपके ऊपर कुछ दिन तक इम्पैक्ट करेगा एंड देन आप वापस से वैसे ही हो जाएंगे। बट इंस्पिरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। इंस्पिरेशन से आपका जो बेसिकली पूरा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। मोटिवेशन जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, वाइल इंस्पिरेशन जो है वो सर्विस ओरिएंटेड है। ठीक है, मोटिवेशन जो है कॉम्पिटिटिव है नेचर से, और इंस्पिरेशन जो है वो कोलैबोरेटिव है नेचर से। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड। तो बिलोंगिंगनेस होती है, एस्टीम होती है, सेफ्टी होती है, फिजियोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिकल दूसरा नाम मेरे को बताना आप कमेंट करके।
तो कॉग्निशन आपका इसका आंसर हो जाएगा। इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, फूड, वाटर एंड स्लीप आर कंसिडर्ड एज, ये कौन सा मोटिव है? बेसिकली बेसिक है, बेसिक एक्टिविटीज़। तो बेसिक एक्टिविटीज़ आर नोन एज फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इसका दूसरा नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन इन ब्लूम्स थ्योरी मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मोटिवेशन किसका प्रोडक्ट है? ब्लूम की थ्योरी में। ब्लूम की थ्योरी का आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, बैलेंस। तो इन तीनों का तीनों थे, तो ये ऑल ऑफ द अबव का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइजीन फैक्टर्स आर सिमिलर टू, हाइजीन फैक्टर किसके सिमिलर है? टू दी डैश नीड्स आइडेंटिफाई दी हायरार्की ऑफ नीड्स। तो हाइजीन फैक्टर लोअर ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना खुद से, ठीक है। एंड ट्रू फॉल्स भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कर दी है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं मैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो कोई नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़। एंड या, so that's all for today. Hope you like this. Meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.